तो अब हम देखते हैं सिंपल ऑक्साइड्स को, ठीक है। सो सिंपल ऑक्साइड्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन का एक दूसरे एलिमेंट के साथ, इसको हम ऑक्साइड बोलते हैं। जहां बाइनरी मतलब सिर्फ ऑक्सीजन हो और एक और कोई सामने कंपाउंड हो, वो मेटल हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में एक एलिमेंट दो या दो से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, जैसे SO2, SO3। नाइट्रोजन के केस में हमने इतने सारे ऑक्साइड्स देखे थे, NO, NO2, N2O4, N2O, ठीक है, N2O5 वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बन सकते हैं, कोई ऐसी इसमें अचंभे की बात नहीं है। ऑक्साइड जो है उनका नेचर बहुत ही अलग अलग होता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत अलग अलग होती है। कोई एकदम एसिडिक होता है, कोई बेसिक होता है, कोई न्यूट्रल होता है, कोई बहुत ज्यादा स्टेबल होता है जैसे Al2O3, कोई बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज इतनी वेरी करती है, इतनी अलग अलग ऊंचाइयों को छूती है कि बस पूछो मत। ऑक्साइड सिंपल हो सकते हैं जैसे MgO, Al2O3, या फिर मिक्स्ड हो सकते हैं जैसे Pb3O4, Fe3O4। Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि एग्जिस्ट करता है FeO प्लस Fe2O3 की तरह से। तो हो गया ना Fe3O4, तो इसलिए कहलाता है मिक्स्ड ऑक्साइड्स। टाइप क्या क्या होता है सिंपल ऑक्साइड के भाई, सिंपल ऑक्साइड को हम इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेसिक ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक, बेसिक या एम्फोटेरिक कैरेक्टर। आप एसिडिक हो सकते हो, नॉन मेटल के जनरली एसिडिक होते हैं, मेटल के जनरली बेसिक होते हैं, और जो मेटलॉइड वगैरह हैं उस वाले जो ग्रुप है वहां पे एम्फोटेरिक होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें, वो ऑक्साइड जो कि पानी के साथ कंबाइन होकर एसिड देगा, उसको हम एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। फॉर एग्जांपल SO2 हो गया, Cl2O7 हो गया, CO2 हो गया, N2O5 हो गया। आप इनको पानी के साथ कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एसिड मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, अगर हम SO2 जो है वो कंबाइन करेगा वाटर के साथ H2SO3 देगा। H2SO3 क्या होता है, H2SO3 होता है एक एसिड, ठीक है। H2SO3 को अगर आप पानी में डालोगे तो आपको H+ मिलेगा, इसलिए वो एसिड की कैटेगरी में आया। जनरल रूल, ज्यादातर जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, पर कुछ मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जनरली डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं, इनके ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं। जैसे Mn2O7 हो गया, यहाँ पे Mn+7 में है, CrO3 हो गया, क्रोमियम+6 में है, V2O5 हो गया, वेनेडियम+5 में है। ये सब के जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा है, ऑक्सीजन इतने सारे अटैच्ड हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेते हैं, तो इनमें एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड जो जनरली मेटल के होते हैं, जो बेस देंगे वाटर के साथ, आर नोन एज बेसिक ऑक्साइड, जैसे Na2O, CaO, BaO। अब आप इनको पानी में मिलाओगे तो ये क्या देंगे आपको, वैसी स्पीशीज देंगे जो आपको पानी में डालने पर OH- फर्निश करेगा, ठीक है ना। सो इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा CaO, पानी के साथ कंबाइन होएगा टू गिव CaOH होल ट्वाइस, एक बेस है जो CaOH होल ट्वाइस को आप पानी में डाल दो तो आपको OH- मिल जाएगा, है ना। सो CaO प्लस H2O विल गिव यू CaOH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन होता है इसका। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन होते हैं, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड भी डुअल बिहेवियर शो करते हैं, मेटलॉइड के तो है, उसके अलावा कुछ मेटेलिक ऑक्साइड भी होता है, जैसे Al2O3। दे शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, अगर आप इनमें कुछ एसिड डालोगे तो ये रिएक्शन कर लेंगे, आप अगर इनमें कुछ बेस डालोगे तो भी ये रिएक्शन कर लेंगे। तो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए कहलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें तो ये एसिड और एल्कली दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो Al2O3 का एग्जांपल देख सकते हैं, एसिड के साथ भी करेगा, बेसिस के साथ भी करेगा। रिएक्शन देखना चाहोगे, Al2O3 को आप HCl में डाल दो, होगा क्या कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और Cl- आयंस आ जाएंगे। आप Al2O3 को NaOH में डाल दो तो फिर क्या होगा, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना। तो एल्यूमिनियम एसिड और बेस, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो एम्फोटेरिक कहलाता है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होते हैं इसके अलावा, जैसे CO हमने देखा था ना, बहुत सारे देख चुके हैं हम ऑलरेडी, जो ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। सच ऑक्साइड्स आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एग्जांपल न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम देखें, CO, NO, N2O, ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ओजोन, अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया
चूंकि अभी बहुत हद तक बहुत मात्रा में हो रहा था, पर फिर अब हमने उसको कंट्रोल किया है, तो थोड़ा बहुत जो हमारे ओजोन का होल हुआ था एटमॉस्फेयर में वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि अब हमने कंट्रोल कर दिया हमारे एमिशंस पे। तो फिर स्किन कैंसर, स्किन की बीमारियां होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं ओजोन की कमी के कारण। तो ओजोन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए गैस है, एक एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है ये ऑक्सीजन का। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन दी एटमॉस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल के हिसाब से इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसके आसपास जो आएगा ये सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है। सी लेवल पे ये स्टेबल नहीं रह पाता। हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर ये फॉर्म होता है फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, होता क्या है कि जो O2 है इसको सनलाइट O डॉट प्लस O डॉट में कन्वर्ट कर देती है, फिर ये O डॉट जो है O2 के साथ मिलके O3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। एट अ हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। This ozone layer protects the Earth's surface from an excessive concentration of ultraviolet radiations. अब ये कैसे होता है, सब बोलते तो है पर इसका रिएक्शन क्या होता है? जो अभी हमने रिएक्शन देखा ना उसका उल्टा रिएक्शन होता है। वहां पे होता क्या है, जैसे ही यहाँ पे यूवी रेज आए वो क्या करते हैं, जो यूवी रेज होते हैं वो हाई एनर्जेटिक होते हैं, तो वो इसको O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। सेम रिएक्शन एक और O3 का हुआ होगा, यूवी रेज ने किया होगा, वो भी इसको ये जोड़ेंगे, ये दोनों आके मिलके फर्दर O2 बना लेंगे। तो होता क्या है कि यूवी रेज की जो एनर्जी है उसमें क्या हुआ, वो एनर्जी जो है वो चली गई किसमें, O3 को ब्रेक करने में, तो अर्थ तक नहीं आ पाई। यूवी रेज क्या है, सोचो आप, सोच के तो देखो, रेडिएशंस है। रेडिएशंस में क्या होता है, एनर्जी होती है। उन रेडिएशंस में, यूवी रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होती है। तो उस एनर्जी को O3 जो है, ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, रिएक्शन हो जाता है वहां पे, और वो यूवी रेज हम तक नहीं पहुंच पाते। ये फंडा होता है यूवी रेज से ओजोन के प्रोटेक्शन का, मतलब ओजोन जो यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है उसका ये सारे रिएक्शंस वहां पे चल रहे होते हैं। थ्रेट टू ओजोन लेयर, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए। Experiments have shown that nitrogen oxides, particularly nitric oxide, combine very rapidly with ozone. अब अगर वो ओजोन के साथ कंबाइन हो गए तो ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गई तो यूवी रेज नीचे आ जाएंगी। यूवी रेज अगर नीचे आ गई तो बहुत सारी बीमारी की चांसेस हमारी बढ़ जाती हैं। There is a possibility that nitrogen oxides emitted from the exhaust systems, supersonic jet airplanes जो होते हैं, वो स्लोली डिप्लीट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओजोन लेयर इन दी अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में धीरे 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 ओजोन लेयर का डिप्लीशन चालू हो जाता है। रिएक्शन क्या होता है, NO प्लस O3 गिविंग NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन हो गया तो ओजोन लेयर तो गई ना, खत्म, यहां से गई तो फिर यूवी रेज नीचे आ सकती हैं। उसके अलावा ओजोन लेयर का थ्रेट किससे होता है, यूज ऑफ फ्रियॉन्स विच इज यूज्ड इन एरोजोल स्प्रेज एंड रेफ्रिजरेंट्स। आपको पता है अब एयर कंडीशनिंग वगैरह में से और किसमें से, हमारे फ्रिज में से, रेफ्रिजरेंट्स में से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज है वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। हर कंट्री में ऑलमोस्ट बैन हो चुका है, क्योंकि हमको पता लग गया था ये जो फ्रियॉन्स है ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करें। सीएफसीज इनको शॉर्ट में बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, वहां पे जाके ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था उनके कारण। ठीक है, तो उनके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा था। तो अब हमने दूसरे बेटर तरीके ढूंढ लिए रेफ्रिजरेशन के, रादर देन यूजिंग ये सारी चीज जो हमारी ओजोन लेयर को ही डिप्लीट कर रहे थे। इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कैसे प्रिपेयर होता है ये, एक जब स्लो ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन अकर्स। 10% कन्वर्जन हो जाता है ऑक्सीजन का ओजोन में। कितना होता है, 10% कन्वर्जन हो जाता है। आप क्या करो, एक ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन पास कर दो साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, सो 10% कन्वर्जन हो जाएगा ऑक्सीजन से ओजोन पे। ये प्रोडक्ट को हम ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। पूरा का पूरा ओजोन नहीं है ना, 90% तो अभी भी ऑक्सीजन ही है, इसलिए जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है यहां पे इसको बोला जाता है ओजोनाइड ऑक्सीजन, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बोला जाता है। रिएक्शन ये हो रहा है 3O2 गिविंग 2O3। इसका जो डेल्टा एच है वो 142 किलोजूल पर मोल है, पॉजिटिव है। यहाँ पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, आपको जो है एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में जो हमने डाला वहां पे यही तो हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि ओजोन का फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, इट इज नेसेसरी टू यूज अ साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इट्स प्रिपरेशन टू प्रिवेंट इट्स डीकंपोजिशन। अगर आपने उसमें एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं पास करवाई तो जैसे ही O3 बनेगा वो वापस से O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे को रेगुलरली जो है वो सप्लाई देनी पड़ती है ताकि वो O3 स्टेबल रहे, डिकम्पोज ना हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन ग्रेटर देन 10% अगर आपको कहीं रिक्वायर्ड है, ऐसी कोई आपके पास रिक्वायरमेंट आ गई, तो आप बैटरी ऑफ ओजोनाइजर्स कैन बी यूज्ड एंड प्योर ओजोन कैन बी कंडेंस्ड इन अ वेसल सराउंडेड बाय लिक्विड ऑक्सीजन। तरीका होता है इसका, आपको क्या करना है कि ओजोनाइजर्स की एक बैटरी यूज करनी है जो कि ओजोन को बनने का प्रमोशन करे। वो चाहते हैं कि ओजोन बने, उनकी प्रेजेंस में ओजोन का फॉर्मेशन होगा एक वेसल में जो कि लिक्विड ऑक्सीजन से सराउंडेड है। ठीक है, किसमें? लिक्विड ऑक्सीजन से सराउंडेड है, उस वेसल में इनका फॉर्मेशन, प्योर ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2F2 प्लस 2H2O, यहां से क्या बनता है? 4HF प्लस O2। अब 3H2O के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो फिर यहां पे ओजोन फॉर्म हो जाती है। ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहलाता है हमारा। इस रिएक्शन से जो है ना ओजोनाइज्ड, ये ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन बनी यहां पे। इसको आप सेपरेट कर सकते हो एक स्पाइरल ट्यूब में जो कि कूल्ड है लिक्विड ऑक्सीजन एयर से। तो होगा क्या कि आपके पास O3 सेपरेट हो जाएगी, आपको प्योर ओजोन मिल जाएगा। ओजोन जो है -112.4 डिग्री सेल्सियस पे कंडेंस हो जाएगा। O2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है, और लिक्विड एयर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड एयर का वो होता है -190 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक अपनाई जाती है क्योंकि हमको पता है कि जो ओजोन है और O2 जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है। तो आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के, लिक्विफैक्शन करा के इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो। जैसे आपने नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अलग किया था, आप इन दोनों को भी अलग कर सकते हो एक बार आपने ओजोन का फॉर्मेशन करवा लिया उसके बाद। इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखते हैं। प्योर ओजोन एक पेल ब्लू गैस होता है, डार्क ब्लू लिक्विड होता है और वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है। गैस लिया तो आपने पेल ब्लू, स्लाइट ब्लूइश था, वहां पे आपको कैरेक्टर दिखेगा। अगर आपने लिक्विड बनाया तो ये डार्क ब्लू होगा, और अगर आपने इसको सॉलिड बना दिया तो और ज्यादा ब्लू इसमें आ जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक की कैटेगरी में जा जाता है। वायलेट ब्लैक सॉलिड होता है ये डायमैग्नेटिक गैस होती है एक। ओजोन का कैरेक्टरिस्टिक फिशी स्मेल होता है और इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस इट इज हार्मलेस। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में आपके पास अवेलेबल है, ये आपके आसपास घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे प्रॉब्लम होगी। इसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे। टॉक्सिक इनफ, मोर टॉक्सिक देन केसीएन। केसीएन बहुत लेजेंडरी है टॉक्सिक होने के लिए, है ना। साइनाइड, लोग ऐसा बोलते हैं साइनाइड खिला दें क्या? क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉइजनस होता है। आप जीप पे रखो थोड़े टाइम में फेटल की तरह से हो जाता है। इससे भी ज्यादा टॉक्सिक होती है ओजोन। अगर बहुत थोड़ी जो मात्रा आपकी बॉडी सहन कर सकती है उससे थोड़ा भी अगर ज्यादा हुआ तो ये फेटल हो जाता है, यहां पे लोग मर सकते हैं। तो ये होती तो बहुत ही टॉक्सिक है ओजोन गैस। इसका जो इंटेंस ब्लू कलर है इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। ये क्या करती है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसका इंटेंस ब्लू कलर आता है। However, if the concentration rises above about 100 parts per million, breathing becomes uncomfortable, resulting in headache and nausea. 100 parts per million से नीचे तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर प्रॉब्लम होना शुरू होती है, और जैसे जैसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा प्रॉब्लम उतनी एग्रेवेट होती जाती है, उतनी ही सीवियर होती जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी वो है ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आराम से नेसेंट ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करती है ये गैस। तो नेसेंट ऑक्सीजन से तो अच्छो को ऑक्सीडेशन हो जाता है। इट इज वन ऑफ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिड सॉल्यूशन। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 2.07 वोल्ट है, बहुत ज्यादा है ये। ठीक है, कैसे काम करती है ये? इस तरह से काम करती है, E0 प्लस 2.07 वोल्ट, है ना। बात समझ में आई? यहाँ पे ऑक्सीजन 0 में था, इधर किस में आ गया? -2 में आ गया। तो सामने वाले से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो कौन सा एजेंट हो गया? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतनी ज्यादा E0 की वैल्यू है इसकी। ठीक है, इट इज नेक्स्ट टू F2। F2 के बाद अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो हमारा होता है ओजोन। अब 2.07 वोल्ट, ओनली F2 एंड F2O, इन्हीं का जो है रिडक्शन पोटेंशियल इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होता है।
इट इज नॉट रियली सरप्राइजिंग, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन कैन बी डेंजरसली एक्सप्लोजिव। अगर आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है ओजोन का तो फटाफट 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 ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, मतलब करते जाएंगे, सामने वाले को खुद रिड्यूस होते जाएंगे, एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी रिएक्शन होगा, बहुत हीट रिलीज होगी, तो भारी एक्सप्लोजन होने की संभावनाएं यहां पे होती हैं। ड्यू टू द ईज विद विच इट लिबरेट्स एटम्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम करता है, वो हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन बना वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे कि अगर हम कुछ रिएक्शन देखें, यहाँ पे लेड का रिएक्शन हो जाएगा, I- से I2 लिबरेट हो जाएगी, तो बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव मेथड अगर हम देखें ओजोन को एस्टिमेट करने का, भाई इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तो बहुत ही फेमस है, रिडॉक्स में हम काफी बार देख भी चुके हैं। प्योर रिडॉक्स रिएक्शंस के पर्सपेक्टिव से आप सोचो तो काफी लोगों का ये ऑक्सीडेशन करा सकता है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एजेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन कराने में आप ओजोन को काम में ले सकते हो। अब अगर मान लो आपको ये तो पता चल गया कि ऑक्सीडाइजिंग है, आपको ये एस्टिमेशन करना है ओजोन का कि भैया कितनी ओजोन प्रेजेंट है, तो वो आप कैसे करोगे। ओजोन जो है एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि बफर्ड है बोरेट बफर के साथ, पीएच अप्रोक्सीमेटली 9.2, आयोडीन लिबरेट हो जाएगी और फिर उसको आप हाइपो सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट कर लो। वही स्टैंडर्ड तरीका है। पहले आप जो है I2 बनाओ ओजोन के साथ रिएक्शन से, I- के साथ ओजोन का रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा, और फिर I2 की जो मात्रा है वो आप हाइपो सॉल्यूशन से नाप लो, टाइट्रेशन करा लो, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस। उससे आपको ओजोन का एस्टिमेशन हो जाएगा कितनी ओजोन वहां पे प्रेजेंट थी, जिसने कि इस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ I- को I2 में कन्वर्ट किया। वही अपना रिडॉक्स का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ना। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो स्टेरिलाइजिंग वाटर, पानी को स्टेरिलाइज करने में काम आती है। डिटेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड इन द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओजोनोलिसिस हम कराते थे ऑर्गेनिक में, याद आया, कार्बोनिल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, इन सब में हमने इसको देखा था। और क्या यूज है, ये जर्मिसाइड की तरह से यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह से यूज होता है, और पानी को स्टेरिलाइज करने के काम आता है, जैसे हमने देखा भाई, क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट होता है, ये जर्म्स को मारता है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को ये मारता है, उनके प्रोसेस में जाके खलल डालता है, जिससे वो अपना काम नहीं कर पाते और पानी जो है हमारे पीने लायक हो जाता है, ठीक है। ये जो है ब्लीचिंग ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर, स्टार्च वगैरह के भी काम आता है। तो प्योरिफिकेशन को जिसका एक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। तो जहां जहां पे आपको प्योरिफिकेशन की जरूरत होती है वहां कुछ कुछ जगह पे हम ओजोन का यूज भी कर लेते हैं। और क्या काम आता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से काम आता है, वो हमने देखा ही सही। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल रिएजेंट है, इसको प्रोड्यूस करने में आपके ओजोन का यूज होता है। ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ऐसा क्यों होता होगा जरा देखते हैं। क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ हीट, डेल्टा H इज नेगेटिव एंड एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल्टा S इज पॉजिटिव। बस, क्यों, 2O3 विल गिव यू 3O2, दोनों गैस थे, रिएक्शन में राइट साइड में जाने पर डेल्टा Ng नंबर ऑफ गैस, ये क्या है, पॉजिटिव, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स गैस के बढ़ेंगे तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, और साथ में डेल्टा H भी नेगेटिव है तो ओवरऑल डेल्टा G नेगेटिव आएगा, और ओवरऑल अगर डेल्टा G नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है।